अंग्रेज जब आए तो भारत को उन्होंने अंधेरे का क्षेत्र घोषित किया कि भाई हम तो उनका उद्धार करने आ रहे हैं। ये तो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कुछ समझदार नहीं है। तो ऐसा ये सारी दुनिया भर में ने ये प्रयोग किया और यही सब बातें होती रही। रात को 12 बजे जब दिन बदला ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि सब दिन बदल गया, 12 बजे रात को हो गया, सब समय बदल गया। तो हमको न समय की चिंता है, न दिन की चिंता है, न उसके तारीख की चिंता है। तो ये साबित करना जरूरी था कि भाई ईसा मसीह के पहले दुनिया थी ही नहीं। तो स्टैंडर्ड टाइम जो अभी चल रहा है कि 4:16:38, अब ग्रीनविच टाइम जिसको पश्चिम ने लादा और पश्चिम ने खुद ने खारिज किया क्योंकि वो अव्यवहारिक था, तो वहाँ पर उसके हिसाब से 10:46 समथिंग को चल रहा है। वो ग्रीनविच टाइम उन्होंने तब लादा जब वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका गए तो आप यदि यहाँ शाम चल रहा है तो वो सब उससे सिंक्रोनाइज रहेगा। ये आप अमेरिका में बैठ के देख रहे हैं तो आपको घड़ियाँ सेट नहीं करना है। सांस्कृतिक अभ्युदय का जो समय है तो ये पिछले कुछ वर्षों से चालू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी चिंता की। वैदिक घड़ी का जो विचार है वो आज का नहीं है। देश में अपने परंपरा के बारे में, अपने गौरव के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी विरासत के बारे में जानने का और गर्व करने का सिलसिला अब हाल ही में शुरू हुआ है। आसान है, सब देख सकते हैं और युवाओं को मतलब यंग जनरेशन को कोई परेशानी नहीं। क्यों होगी? यंग जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा जिद, उत्कर्ष की जो जिद है वो यंग जनरेशन में ज़्यादा है। हम सब ने घड़ियाँ तो देखी ही हैं, हमारे घर में भी घड़ी है और आप सबके घर में भी बहुत सारी घड़ी होती है, लेकिन डिज़ाइनर भी होती हैं और कुछ ऐसी घड़ी होती हैं आकर्षक जो हम सबको बहुत पसंद होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। कैसे ये काम करती है और क्यों इसकी आज के समय में ज़रूरत आन पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक हैं श्री राम तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। सर, बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या है वैदिक घड़ी और आज के समय में वैदिक घड़ी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि घड़ी की ही क्यों ज़रूरत है। तो लगभग 300 बरस पहले जब हिंदुस्तान पराधीन था तो पश्चिम ने, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी अवधारणाओं को हम पर लादने की कोशिश की और उनको ये साबित करना ज़रूरी था क्योंकि उनके पास अपना इतिहास नहीं है। तो उनको ये साबित करना ज़रूरी था कि भाई ईसा मसीह के पहले दुनिया थी ही नहीं और कुछ नहीं था। और दूसरा, अंग्रेज जब आए तो भारत को उन्होंने अंधेरे का क्षेत्र घोषित किया कि भाई हम तो उनका उद्धार करने आ रहे हैं। ये तो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कुछ समझदार नहीं है। तो ऐसा ये सारी दुनिया भर में ने ये प्रयोग किया और यही सब बातें होती रही। उसके पहले 300 बरस पहले उज्जैन में कालगणना की न केवल भूमिका थी एक वो दुनिया के प्रमुख केंद्र में, और बल्कि जैसे आपने सुना होगा ग्रीनविच, है ना, या प्राइम मेरिडियन। तो अब ग्रीनविच टाइम को भी दुनिया खुद, जिनने इंट्रोड्यूस किया वो खुद ही नहीं मानते, वो ही भूल गए। और अभी भी जब आप वैदिक घड़ी देखेंगे तो उसमें हमने जो मानक समय, जो आज की तारीख में स्टैंडर्ड टाइम जो वो कहते हैं, वो भी हम बता रहे हैं, और जो ग्रीनविच वो कहते थे वही बता रहे हैं। उसमें जो फ़र्क है और उनके जो 2-3-4 जो ब्लंडर्स हैं कि रात को 12 बजे जब दिन बदला ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि सब दिन बदल गया, 12 बजे रात को हो गया, सब समय बदल गया। जबकि दुनिया में कहीं भी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, चाहे भोपाल हो, अर्जेंटीना हो, तो सूर्योदय से सूर्यास्त ये सबके जीवन पर प्रभाव डालते ही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो उस बात को विलोपित करने का कोशिश की। तो इसको यूँ हम देखें कि वैदिक घड़ी जो आधार है, सिद्धांत जो है, वो सूर्य सिद्धांत पर है। और जब घड़ियाँ 250-300 साल में जो विकसित हुई हैं, हाथ की घड़ियाँ, दीवार की घड़ियाँ हैं, तो जो सिर्फ समय की जो इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं कि घंटे के बारे में बता देंगे, मिनट्स के बारे में बता देंगे, सेकंड्स के बारे में बता देंगे। बाद में फिर थोड़ा प्रयोग हुआ तो उन्होंने
दिन के बारे में बताना शुरू किया, तारीखों के बारे में बताना शुरू किया। अब जो डिजिटल क्लॉक्स आ रही हैं उसमें कुछ और सूचनाएं अब बढ़ने लगी हैं। तो एक दूसरा, हमारा जो कालगणना की जो परंपरा है ये अलंकारिक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा हो, भारतीय संस्कृति हो, सभ्यता हो, ये हमारा जीवन है और हम इसको जीते हैं। तो हमारे तमाम जो जीवन के जो घटनाक्रम हैं, चाहे वो शुभ अवसर हों या बुरे अवसर हों, हम पंचांग को आधार बनाकर, हमारी भारतीय कालगणना की परंपरा को आधार बनाकर हम अपने आप उसको चिंता करते हैं। तो एक बात। दूसरा, अलंकार शब्द मैंने जानबूझ के कहा कि पश्चिम के लिए ये सब ऑर्नामेंट की तरह है। जैसे 250-300 साल पहले जब घड़ियों का इस्तेमाल शुरू हुआ, दीवार घड़ियों के रूप में, शहर में हर जगह घंटाघर की तरह उन्होंने कुछ विकसित करने की कोशिश की। फिर हाथ की घड़ियाँ आई और फिर डिजिटल। लेकिन आज की तारीख में हम जैसे भी हम जब बात कर रहे हैं तो हम 3 लोग फ़िलहाल हैं। तो उसमें 3 में से एक आदमी, मैंने घड़ी पहन रखी है, आपने भी नहीं पहनी, अन्य भी नहीं पहनी है। तो नहीं पहनी है तो उसके अपने कारण है कि भाई ठीक है, हमको याद ही नहीं आई, या हमारा काम चल गया, मोबाइल पर हमने टाइम देखा और हमारा काम चल गया। तो हम केवल उतना देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी ज़रूरत कितनी है। हमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो हमने देख लिया क्या हो रहा है, खाना खाने का विषय है तो हमने देख लिया, स्कूल बच्चों का छूटने वाला तो हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा हमको न समय की चिंता है, न दिन की चिंता है, न उसके तारीख की चिंता है। खैर, आम घड़ियों से वैदिक घड़ी कैसे अलग है? अगर कोई आज की नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो कैसे इस वैदिक घड़ी के बारे में समझेगी? जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इसमें मुहूर्त है, काल है, काष्ठा है, पंचांग है, तो इसको कैसे समझेंगे? एक तो जो वैदिक घड़ी है वो समय के और समय के तमाम आयामों के बारे में जानकारी देती है। केवल ये जैसे घंटा मिनट उसकी बात नहीं करें, जैसे हम थोड़ा सा यूँ ही देखें कि अब जैसे अभी चल रहा है मुहूर्त कौन सा है, तो अभी जैसे आज जब भोपाल में जो सूर्योदय हुआ होगा उसके बाद कितने बज के कितने मिनट, तो 12वां मुहूर्त चल रहा है, काल छठा चल रहा है, काष्ठा 15 चल रहे हैं ना। फिर ये कौन सा मुहूर्त चल रहा है, उसका स्वामी कौन है, तो वरुण है। वार कौन सा है, पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, बालव क्या है, फिर ये मूल चल रहा है, क्या कौन सा नक्षत्र चल रहा है, व्यतिपात क्रम जो है, शिशिर है, फिर वो कृष्ण पक्ष, अष्टमी, फाल्गुन, कौन सा महीना चल रहा है। और ये सूचना है, जैसे मानक समय के बारे में अभी जो स्क्रीन बदला है, तो स्टैंडर्ड टाइम जो अभी चल रहा है कि 4:16:38। अब ग्रीनविच टाइम जिसको पश्चिम ने लादा और पश्चिम ने खुद ने खारिज किया क्योंकि वो अव्यावहारिक था, तो वहाँ पर उसके हिसाब से 10:46 समथिंग को चल रहा है। वो ग्रीनविच टाइम उन्होंने तब लादा जब वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य देखने को नहीं मिलता है। मतलब इसमें टाइम की गणना तो हो ही रही है, तो जो युवा पीढ़ी है वो भी इसको आसानी से सब समझ कुछ सकती है। वो भी है। और उसके साथ साथ और किन चीज़ों का आपके जीवन पर असर आता है, बल्कि शुभ मुहूर्त है। चूँकि ये सिलसिला हमने काम शुरू किया है, इससे विस्तार में आपको ऐप में मिलेगा। और थोड़े दिन में जो तमाम जो है पंचांग जो है, पंचांग में हमको तमाम तरह की सूचनाएं मिलती हैं। 25 साल पहले क्या समय रहा होगा, या 10 साल बाद सूर्योदय कब होने वाला है और कहाँ कब क्या होने वाला है, तो ये जानकारी भी रहेगी। तो जैसे सर आपने बोला कि 25 साल बाद कैसे होगा, कहाँ सूर्योदय होगा, 200 साल बाद भी बता। तो इसमें अगर हम और आप या कोई, जैसे आप तो शोध कर रहे हैं, पर हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो इसको देखना चाहें कि आज से 20 साल बाद क्या कौन सा, तो कैसे इसमें मतलब कुछ ऐप के जरिए? नहीं, वो तो ऐप के जरिए देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दीवार घड़ी तो आपको वर्तमान समय बताती रहेगी, है ना। तो इसका अपडेटेड वर्जन जो होगा वो ये होगा कि आपके घर में ऐसे ही रखी जाएगी या फिर दीवार के ये रूप तो में? दीवार घड़ी के रूप में रहेगी। ऐसे ही रहेगी। हाँ, और फिर जो ऐप जिसका लोकार्पण 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन होगा, तो वो लगभग 189 लैंग्वेजेस में है। तो वो जो सारी सूचनाएं हैं और तमाम जगह हैं। और ये सूचना भी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे संस्कृत है, ब्राह्मी है, पाली है, बहुत सारी भाषाएं हमारी ख़त्म हो गई, बची जो भी हैं, हम उसमें तो जानकारी दे ही रहे हैं, देंगे ही। इसके साथ साथ जैसे हिब्रू है, हिब्रू भी एक पुरानी भाषा है, तो जो सिर्फ अब केवल इज़राइल में बोली जाती है और वहाँ भी बहुत थोड़े से हिस्से में। तो तमाम जगह हिब्रू है, तो पश्तो है, तो पर्शियन है, जैपनीज़ है, इंडोनेशियन है या मैंडोरिन है, तो इसमें सब में आप। और यदि आप
को घड़ी को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप भोपाल में मूव कर रहे हैं तो भोपाल में है। जैसे ही आप घड़ी लेके जब जाते हैं हाथ की घड़ी को लेकर, मानिए जब कलकत्ता गए तो आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान गए तो करीब 45 मिनट का पड़ जाएगा। अमेरिका गए तो आप यदि यहाँ शाम चल रहा है तो वो सब उससे सिंक्रोनाइज रहेगा। ये आप अमेरिका में बैठ के देख रहे हैं तो आपको घड़ियाँ सेट नहीं करना है। वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से वो सिंक्रोनाइज रहेगा और आप अपने काल का, समय का, सबका निर्धारण करके देख सकते हैं। तो सर, अभी वैदिक घड़ी हम सब लोगों ने सुना है, और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में इसको लगाया था, इससे पहले क्यों इसके बारे में बात नहीं की गई? क्यों ये नहीं बताया गया कि वैदिक घड़ी क्यों ज़रूरी है? क्यों अब इसको फिर से उपयोग में लाना चाहिए? सरकारी दफ्तर हों या फिर अलग अलग शहर हों, इसमें वैदिक घड़ी को ज़रूर मतलब रखना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ पहले? ये सवाल अच्छा भी है, सवाल गंभीर भी है। और जैसा मैंने कहा कि 300 साल पहले हमारी जो भारत के विखंडन के लिए भारत पराधीन तो हुआ, तो यहाँ तक तो ठीक है कि आप आकर हिंदुस्तान को आपने रोन डाला, पॉलिटिकली आप राजा हो गए, मालिक हो गए, जो भी हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो हमारा जो नुकसान किया, वो आपकी पूरी जो ज्ञान परंपरा है, जो आपका मनोबल है, जो आपके मानस है, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो उसी क्रम में भारतीय कालगणना भी रहा है। तो जैसे एक साधारण सी घटना यहाँ घटी है राजा भोज के समय पर, लगभग 1000 साल पहले। आपने भी शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, भोपाल में आप रहते हैं तो भोजपुर में राजा भोज ने करीबन 250-300 किलोमीटर के एरिया का ताल बनवाया था। उसको माननीय होशंग शाह ने तुड़वा दिया। मंदिर तोड़ने समझ में आता है, लाइब्रेरी जलाने समझ में आता है कि चलो सब यहाँ पर वेद या सब, तालाब को तुड़वा के, पानी के सोर्स को तुड़वा के किसका भला हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो भी अकल लगाई, ईश्वर उनको भला करे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो किया है कि आपकी लाइब्रेरी, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे जो दस्तावेज जो आपके यहाँ नहीं, वो लेके गए। उसके आधार पर वो अपना काम कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से तमाम जो हमारे जीवन की जो पद्धतियाँ हैं, उस सबको उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। और उनका भाव ये था कि भाई ठीक है, जो कुछ दुनिया का विकास हुआ वो सिर्फ माननीय ईसा मसीह के आने के बाद ही हुआ। मज़े की बात यह कि ईसवी सन जिसको हम लोग मानते हैं, करते हैं, वो भी ईसा के 500 बरस बाद उन्होंने लागू किया और लगातार उसमें वो परिवर्तन करते रहे। और अभी भी अब जो भारतीय परंपरा जो कह रही हैं, और ये जो हमारा सांस्कृतिक अभ्युदय का जो समय है, तो ये पिछले कुछ वर्षों से चालू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी चिंता की और एक तरह से वो युग परिवर्तन के लिए भारतीय परंपराओं को चालू कर उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए एक वो बड़ा उनका योगदान है। और उन्हीं के मार्गदर्शन के साथ देश में और भी लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो ये वैदिक घड़ी का जो विचार है वो आज का नहीं है, लगभग 4.5-5 साल पहले तब वो शिक्षा मंत्री थे। और तो इस वैदिक घड़ी के बारे में, क्योंकि और भी विषय पर जैसे विक्रमादित्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जो भारत विद्या है उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। न केवल हम लोग कर रहे हैं बल्कि देश में कई लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही वैदिक घड़ी को लेकर भी आरोह श्रीवास्तव जो लखनऊ के रहने वाले हैं, यंग हैं, तो वो उसमें कुछ काम कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग हैं, जैसे विनायक बेडेकर हैं जो पुणे के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ काम किया। कुछ गुजरात के लोग हैं। तो जो समय है कि कल क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है, तो एक तो ये कि हर चीज़ का एक समय है। तो वो देश में अपने परंपरा के बारे में, अपने गौरव के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी विरासत के बारे में जानने का और गर्व करने का सिलसिला अब हाल ही में शुरू हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि ये बात अब कहाँ तक जाती है। सर, अभी ऐसी घड़ियाँ आप कहाँ पर आप लोग ऐसे कहाँ से ऑर्डर आए हैं बड़ी हस्तियों की तरफ? कोई चीज़ नहीं है अभी। देखिए, इसको सबसे पहले तो पिछले वर्ष 29 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया, तो उज्जैन में हम लोगों ने टावर लगाकर उस पर काम किया।
पर उसकी सीमा थी कि आप कितने टावर बनाएंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। तो फिर ये विचार बना कि दीवार घड़ी के रूप में हम इसको विकसित करते हैं, तो वो छोटी जगहों पर भी लग सकती है, बड़ी जगहों पर लग सकती है। तो वो हुआ। फिर इसके बाद अभी जो GIS हुआ है भोपाल में, तो माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनको इसको भेंट किया। तो चूँकि उन्हीं का बोया हुआ पौधा है, तो प्रधानमंत्री ने उसको अप्रिशिएट भी किया और प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि इसे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में और संसद में लगाने के लिए यदि वो कुछ पहल कर सकें। और इसके साथ साथ फिर माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट की जानी है। और एक विचार ये भी बना कि न केवल संसद में लगे और जो तमाम जो हैं कि जैसे ज्योतिर्लिंग है वहाँ लगे, सरकारों में लगना ही चाहिए। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर या राष्ट्र प्रमुख के स्तर पर जैसा भी विचार करते हैं, तो जो दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो समय समय पर आते हैं, तो उनको भी हम भेंट करें कि भाई जो जी। तो सर मतलब आप जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह यहाँ पर आएंगे उन सबको भेंट की जाएगी। और ये जो आपने कहा सर वैदिक घड़ी है, ये ऐसी भी आने वाले समय में इसका नया रूप ऐसे हैंड वॉच। तो जैसे कि पिछले बरस टावर के रूप में हमने शुरू किया, अब दीवार घड़ी के रूप में हमने सिलसिला चालू किया, फिर मोबाइल पर ही अवेलेबल हो जाएगा। मोबाइल पर जब होगा तो हम जो स्मार्ट टीवी वहाँ भी देख सकते हैं इसको। इसके साथ साथ जो रिस्ट वॉच है, चूँकि अब ये आने लगा, तो इसमें भी जो ज़रूरी सूचना है वो सब इसमें हम देख सकेंगे। ये रिस्ट वॉच और मोबाइल पे ऐप कब तक मिल जाएगा? कितना वक्त इसमें लगेगा? क्योंकि बहुत कम वक्त लगा हो, जल्द से जल्द घरों तक ये पहुंच रही है वैदिक घड़ी। नहीं, अभी तो पहुँचेगी, अभी तो पहुँचना शुरू नहीं हुआ, तो उसका एक अलग संसार है। तो जो शोधपीठ का काम है अन्वेषण के लिए, शोध के संदर्भ में हमारा है। और फिर स्टेट क्या निर्णय रहता है, राज्य क्या निर्णय रहता है कि इसको कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन क्या करेगा, तो ये अभी बात की बात है। ये आसान है, सब देख सकते हैं और युवाओं को मतलब यंग जनरेशन को कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों होगी? यंग जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा जिद, उत्कर्ष की जो जिद है वो यंग जनरेशन में ज़्यादा है। तो और सर इसमें भारतीय काल गणना हो, हमारे त्योहार हों और जो तिथियां हैं, इन सब की गणना इसी से सटीक और एकदम परफेक्ट अगर कहें तो वो होती है। होगी ही। और बल्कि अभी एक और जो है कि ये पर्सनलाइज भी होना है। मैंने आपने तो अभी बात की कि सार्वजनिक टावर पर है, दीवार घड़ी पर है तो घर में आ गई, फिर मोबाइल पर है तो आपका पर्सनल हुआ, हाथ की घड़ी है वही पर्सनल हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो काल गणना की जो परंपरा जो व्यक्तिगत ज़िंदगी में असर डालती है कि जैसे सूर्य का क्या असर हमारी ज़िंदगी में है, आपके राशि पर क्या है क्या नहीं, वो भी आप इससे समझ सकते हैं। और अगर आपने कोई जैसे हमारे मन में कोई जानकारी इकट्ठा करने को लेकर कभी कभी सवाल होते हैं, तो वो इसमें सारी चीज़ों के जवाब आपको होंगे, सिर्फ आपको डालना होगा, सर्च करना होगा। हाँ, मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारे साथ श्री राम तिवारी जी जिन्होंने बहुत बारीकी से समझाया वैदिक घड़ी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे इससे आप जो भारतीय काल गणना है, त्यौहार हैं, तिथियां हैं, उनको कैसे बारीकी से समझ सकते हैं और एक सटीक जानकारी इस वैदिक घड़ी से मिल सकती है। ये वैदिक घड़ी का रूप है जिसे आप देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से है, लेकिन आने वाले समय में ये ऐप के माध्यम से होगी, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप उपलब्ध होगा जिससे आप वैदिक घड़ी को देख सकेंगे। और उसके बाद जो रिस्ट वॉच के रूप में भी जल्द से जल्द जो वैदिक घड़ी है वो नज़र आने वाली है।